एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आप सभी स्टूडेंट्स अब तक अवेयर हो चुके हैं यूपीएससी ईपीएफओ के नोटिफिकेशन से, जिसमें कि 2 वैकेंसीज के लिए जो है वो पोस्ट में डिक्लेरेशन दिया गया है। राइट, 2 वैकेंसीज आपकी कौन कौन सी है? एक है आपकी एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर, और दूसरी है आपका एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इन दोनों ही पोस्ट को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि दोनों ही पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉट आफ्टर हैं। बहुत लंबे समय से, खासकर वो स्टूडेंट्स जो कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फिर यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तो ये सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर जॉब्स हैं, जहाँ पर बच्चे एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का। तो फाइनली अब जब नोटिफिकेशन हमारे सामने है तो बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद भी कुछ बच्चों के मन में कुछ डाउट्स हैं कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए, क्या मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं एक बिगनर हूँ, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने पहले कभी तैयारी नहीं की है, क्या मुझे इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहिए। इस तरह के बहुत से सवाल हैं बच्चों के मन में, और साथ ही साथ ये भी बच्चों के मन में सवाल हैं कि किस तरह से मैम मैं अपनी तैयारी शुरू करूं, क्योंकि मैं तो एक बैंक एस्पिरेंट हूं, मैं तो एक एसएससी का बच्चा हूं, मैं तो एसएससी की तैयारी करता हूं, एसएससी एस्पिरेंट हूं, तो क्या मुझे ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका थंबनेल ही कुछ ऐसा है जो आपके सवालों को कहीं ना कहीं उनका वजन थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि कुछ ऐसे 5 सब्जेक्ट मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कस यहाँ पर करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, जिनकी तैयारी आप ऑलरेडी अपने बैंक या फिर एसएससी एग्जाम में कर चुके हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। और ना केवल कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की हेल्प करेंगे आपके बैंक एग्जाम में और बाकी इन ईओ और एपीएफसी एग्जाम में, बल्कि इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इन्हीं सब्जेक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज भी है। आप अगर इस चीज़ का एक प्रमाण देखना चाहते हैं तो आज दोपहर मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ आपके यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी, सिर्फ एपीएफसी पोस्ट का यानी कि एपीएफसी का जो हमारा एग्जाम है, जो कि इससे पहले 2015 में हुआ था, उसका एक डेप्थ में एक डिटेल एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसे मैंने आपको बताया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी बच्चे एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो भी आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो सब्जेक्ट्स जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो आपके एग्जाम के लिए, यानी कि बैंक या एसएससी के लिए, और यही सब्जेक्ट्स अगर आप थोड़ा सा और मतलब बैंक एसएससी तो ये समझ के चलो कि ये बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल हो गया, इससे भी लोअर लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में, ठीक है। तो आई विल बी शेयरिंग 5 सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को एक ऑफिसर बना देंगे, वो भी यूपीएससी के थ्रू, वो भी ईपीएफओ में। बिना देरी के शुरुआत करती हूँ। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी एक बार जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे सोशल मीडिया पर शेयर कर दो वीडियो को, चाहे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो कुछ भी आप लोग यूज़ करते हैं, गो एंड जस्ट शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। इसी के साथ बढ़ती हूँ आगे। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। ऐप डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्विज़ेस भी इसके मिल जाएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर शेयर कर देना चाहती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले ईपीएफओ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि ईओ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 418 वैकेंसीज है आपकी ईओ और एओ की पोस्ट की एज पर दी नोटिफिकेशन, जिसमें कि हर एक कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, वो आप यहाँ पर डिटेल में देखिएगा। इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 8 का रहेगा, यानी कि आपकी सैलरी जो है वो आपके सारे पर्क्स वगैरह मिलाकर लगभग 85,000 आपको मिलेगी हर महीने। इससे थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ूं तो कोई भी बच्चा जो कि ग्रेजुएट इस वक्त हो चुका है वो इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। सिर्फ एक चीज उसको याद रखनी है कि उसकी उम्र 30 या फिर उससे कम होनी चाहिए, 30 साल या फिर उससे कम होनी चाहिए, ये आपके मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। आप क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफिसर जैसे काम करेंगे तो आप सभी को रिकवरी करनी पड़ सकती है, कैश की ऑडिट करना पड़ सकता है, कुछ लीगल एक्शंस भी लेने पड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अपनी टीम को तो हेड करना ही होगा, ठीक है। ये सब आपका काम यहाँ पर रहेगा। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो आप सभी को इस पर्टिकुलर एग्जाम मतलब एक सिलेक्शन लेने के लिए आपको 2 फेजेस से गुजरना होगा। एक आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जो कि ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन और पेपर से होगा, यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स को पेन और पेपर के थ्रू एक रिटन एग्जाम देना होगा।
उसके बाद बस अगर आप उसमें क्लियर कर लेते हैं तो आपको बस एक इंटरव्यू फेस करना होगा। इससे शॉर्टेस्ट तरीका सिलेक्शन का, इतनी बड़ी पोस्ट पर सिलेक्शन लेने का मैंने नहीं कभी देखा है और ना ही शायद आपको भी कभी देखने को मिले अपनी तैयारी के दिनों में। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रही हूं कि इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा 17 मार्च के पहले पहले, क्योंकि ये जॉब जो है ऐसी जॉब है जो अगर आपको मिल गई तो आपकी जिंदगी के बारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल ही आपका जो तरीके से समाज में जो रिस्पेक्ट है वो तो बढ़ ही जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन एक अलग दर्जा भी लोग आप लोगों को देने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ऐसी जॉब है जो आप छोड़ने का चांस, एक रिस्क आप नहीं ले सकते। इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, हर क्वेश्चन के बराबर नंबर होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शंस दिए गए होंगे, सिर्फ सही आंसर आपको टिक करना है। इसी के साथ हिंदी और इंग्लिश भाषा का भी यहाँ पर कोई झमेला नहीं है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में इस पेपर को दे सकते हैं। इसके आगे अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। इससे थोड़ा सा और अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये सारा आपका सिलेबस है। सिलेबस की चर्चा मैं आप लोगों से डिटेल में आगे करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आपके आरटी और आपके इंटरव्यू का बच्चों यहाँ पर एक रेशो रहेगा जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और ये रेशो जो है वो आपका 25 और 75 और 25 का होगा। आपके आरटी का 75% मार्क्स जो हैं वो जोड़े जाएंगे और आपके इंटरव्यू के 25%। अब बात करती हूँ एपीएफओ के बारे में। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपकी इतनी है। ये आपकी लेवल 10 की जॉब है, यानी कि जब आप एनफोर्समेंट ऑफिसर जैसे ज्वाइन करेंगे और जब 5 से 6 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा तब आप बनेंगे एपीएफसी। इसके साथ आगे बढ़ूं तो इसकी सैलरी थोड़ी सी और अच्छी रहेगी। आपकी सैलरी यहाँ पर लगभग 85 से 1 लाख तक रहने वाली है। इससे थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े तो इसमें भी क्वालिफिकेशन में बस आपसे इतना ही मांगा है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छी बात है, आप ग्रेजुएट हैं और साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 35 या फिर 35 साल से कम है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। ये जॉब आप ही के लिए बनी है मानो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पेपर में सिलेक्शन लेना बहुत ही केक वॉक है और आप यूं ही इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद मुझे समझ में आई है और मैं अपनी स्टडी को आप लोगों के साथ इधर शेयर कर रही हूँ, और वो भी विद लॉजिक्स। अगर आप भी थोड़ा सा डेप्थ में इस चीज़ को समझेंगे, सुनेंगे मेरी बात को, तो आपको भी ये लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी के लिए मैंडेटरी है। ये सारी ड्यूटीज आप सभी स्टूडेंट्स को परफॉर्म करनी है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है, बट याद रखना दोनों का फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो एक फॉर्म में आप दोनों पोस्ट को सिलेक्ट करके एक समय पर एक ही टाइम पर आप लोग दोनों के लिए सेम टाइम पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का एग्जाम बिल्कुल अलग अलग होगा, अलग अलग तारीख में होगा, अलग अलग टाइम पर होगा। ठीक है, तो इससे ऐसे कंफ्यूज मत होना कि दोनों का एग्जाम एक ही होगा। नहीं, दोनों के लिए एक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं लेकिन दोनों का एग्जाम अलग अलग रहेगा। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन क्राइटेरिया इसका भी सेम वही है। आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इससे आगे अगर बात करूं तो ये आपका यहाँ पर रहेगा सिलेबस। ठीक है, अब इस सिलेबस पर ही मुझे डिटेल में चर्चा करनी है, तो चलो मैं आप लोगों को आगे लेकर चलती हूँ। लेकिन उसके पहले आप लोग ये सारी चीजें देख लो। दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया है, और पेन और पेपर मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। अब इससे थोड़ा सा और मैं आगे चलती हूँ, और ये तो मैंने सारा सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है पहले भी। अब मुद्दे पर चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक के। जो मुद्दा है ये कि मैम ऐसे 5 से 5 ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं हमारे, या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ने पर पेपर क्लियर हो जाएगा। तो बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में स्टडी करने के बाद, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। ऐसा नहीं लग रहा मैं जज बन गई हूँ नहीं, मैं जज तो नहीं हूँ खैर, बट हाँ मैंने बहुत सारी स्टडी की और उसके बाद मैं इस बात पर यहाँ पर पहुंची कि सबसे पहले तो आप ये हाईलाइटेड सब्जेक्ट्स देखो जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। एक बार पहले आप इनको देखो। ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे इस चीज को समझ पा रहे होंगे, देख भी पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से इस चीज को देखना। बहुत डिटेल में मैं बात करूंगी तो आप लोग सारे बच्चे बहुत गौर से इस चीज को देखिएगा। ये जो सिलेबस है ये आपका ईओ का है, और ये जो सिलेबस है ये आपका एपीएफसी का है। इन दोनों पर तो मैं बाद में पहुंचूंगी, पहले मैं बैंक पर ही रहती हूँ और एसएससी पर ही रहती हूँ। आप मुझे हाँ लिखते बताना यहाँ पर, इधर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे हाँ में जवाब दे देना, मैं जो पूछूंगी उस बात का। क्या हम बैंक एग्जाम के लिए एसएससी में या बैंक में क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं? बोल दो हाँ कि ना, बताओ जल्दी से। क्या हम लोग एसएससी एग्जाम में
हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं? जी हाँ, पढ़ रहे होते हैं। क्या हम लोग बैंक एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए क्या हम लोग लेबर लॉस का छोटा एक इसमें तो डेप्थ में पूछते भी नहीं है, इसमें तो एक प्रॉपर एनालिटिकल व्यू ही आपसे पूछ जाता है आपका, ठीक है, राइट। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, लेकिन बैंक के लिए तो आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, बहुत डिटेल में सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। अगर मैं इन टॉपिक्स पर पहुंच जाऊं तो ये इंश्योरेंस भी आपके बैंक का ही पार्ट है। आता है कि नहीं आता? बोल दो हाँ आता है, ठीक है, राइट। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, बहुत मैंडेटरी है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। जो आपके एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए साइंस भी उनको पता है, उन्होंने पढ़ रखी है, उनकी नीड है ये एग्जाम की। मैथ्स आप लोग पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। स्टैट आप लोग पढ़ते हो? वो भी आप लोग थोड़ा बहुत, स्टैट में बेसिकली आपका डीआई है, तो डीआई तो आप लोग पढ़ते हो, बैंक वालों की तो टिप्स पर होता है। क्या आप लोगों से रीजनिंग पूछी जाती है बैंक में? हाँ जी पूछी जाती है। सोशल सिक्योरिटीज आपके इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा होता है आपके बैंक एग्जाम्स में। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा चुकी हूँ कि जो ये हाईलाइटेड टॉपिक है ये आपके ना केवल इन दोनों के सिलेबस का हिस्सा है, बल्कि ये आपके बैंक या एसएससी एग्जाम्स का भी हिस्सा हैं। और अगर मैं आप लोगों को इनके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी ना, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे हैरान हो जाओगे, बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि आप बात कर दी, ये तो बहुत ही एकदम अजीब बात कर दी। मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं। मैंने देखा था एक पेपर, मेरे को याद आ गया एक क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ, आप लोग मुझे बताना आंसर क्या होगा। आप सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। यहाँ ब्लैंक दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं था, सेंटेंस दिया गया था। यहां पर ब्लैंक दिया गया है और इस ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में लिखा है और एक और था, कुछ भी लिख देते, चलो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, लिटिल, ठीक है, मान लो। अब आप मुझे ये बताएंगे कौन सा ऐसा बच्चा है यहाँ पर, ये तो मैंने फिर भी मुश्किल कर दिया है क्योंकि वहां पर जो आंसर था वो तो लेट था। अब जो बच्चा यहाँ पर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो इंग्लिश की जानकारी थोड़ी बहुत जानता है, क्या वो ये नहीं जानता कि ये वर्ब है और इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर हमें एडवर्ब की नीड है? क्या ये एडवर्ब है? नहीं। क्या ये एडवर्ब है? हाँ। क्या ये एडवर्ब है? नहीं। क्या ये एडवर्ब है? नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए ना। सारे बच्चे आंसर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? लेटली आंसर बनेगा। और लेटली का मतलब जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं, रिसेंटली है इसका आंसर। मतलब इसका मतलब लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। लेकिन आपके पेपर में जो वहां पर क्वेश्चन था ना, उसमें आंसर लेट था, मतलब ऑप्शंस में लेट दिया गया था, लेटली दिया ही नहीं गया था। वो और भी ईजी बना दिया था उसने। सोचो कितना ईजी बना दिया था। मैं तो फिर भी थोड़ा सा, मेरे क्योंकि हमें आदत है बैंक वालों को थोड़ा सा मुश्किल चीजें करने की, तो वो मैंने और मुश्किल बना दिया। लेकिन देखो कितना आसान है ये। तो यहां से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आपका जो सिलेबस है वो उतना ज्यादा वास्ट तो है, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ स्पेसिफिकली अगर कुछ चीजों पर अपनी कमांड करके चलेंगे तो आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट इज द एडिशनल बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर? आपका पेपर कब होगा? नोबडी नोज। ऑल वी कैन से इज कि आपका पेपर जो होने वाला है वो हाल फिलहाल में नहीं होगा, लेकिन इतना तो है कि आप सारे ही स्टूडेंट्स के पास 6 महीनों का वक्त तो है ही, मिनिमम 6 महीने का वक्त तो आपके पास है ही। आप इस चीज को समझें। और मैं हमेशा से ही बच्चों को एक चीज बोल रही हूं कि इस 6 महीने को ना आप इस तरह से डिवाइड कर लो कि पहले जो 3 महीने आपके पास हैं, इन 3 महीनों में आप लोग सबसे पहले तो अपने बेसिक्स पर कमांड कर लो, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ लो। उसके बाद जो ये 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आप लोग को क्या काम करना है? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हर एक टॉपिक से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। और फिर जो ये आखिरी का 1 महीना आपका होगा, इस 1 महीने को कुछ इस तरह से लेकर चलो कि आप इस 1 महीने में ढेर सारे मॉक्स लगा लो। ऐसा पॉसिबल है कि आप 3 महीने में सिलेबस अपना पूरा कर सकते हैं। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों के साथ एक दिन स्ट्रैटेजी शेयर की थी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुबह को ऐड करवा दूंगी, ठीक है। आप लोग देखना कि देखो ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर रखे थे, ये वो 5 आपके टॉपिक्स हैं जिनकी अगर आप तैयारी करोगे तो आप इस पेपर में अपनी जगह बना सकते हो। क्योंकि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन। एपीएफसी की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि मैंने उसी का एनालिसिस अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं उसी के बेसिस पर अभी बात कर रही हूँ, ठीक है।
कल मैं ईओ का एनालिसिस शेयर करूंगी दोपहर 3:30 बजे, तो मैं उसके बेसिस पर भी आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगी। 100 क्वेश्चन में से अगर आप खुद ब खुद वहां से अपना उठा के देख लेना, मैंने पूरा सब कुछ आपके सामने रख दिया है, आप ये देखोगे कि कम से कम 50 से 60% क्वेश्चंस जो हैं वो आप सभी स्टूडेंट से इन्हीं 5 चीजों से पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली फीजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसमें जरूर जुड़े, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फॉर्म तो जरूर ही फिल कर दें सभी बच्चे, 17 मार्च के पहले पहले फॉर्म फिल जरूर कर दें यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, ये दोनों ही टॉपिक्स के लिए कॉमन चीजें हैं, ये आप लोगों को सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है, राइट। इस पर भी पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पर मैं कोई नहीं होती आप लोगों का शेड्यूल बनाने वाली, क्योंकि हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग है। लेकिन मैं आप लोगों को एक सलाह यहाँ पर देना चाहूंगी कि जब आप अपना टाइम टेबल या स्टडी प्लान या स्केड्यूल बनाएं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, आपको खुद को एक चीज समझनी है कि सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई स्टडी नहीं होती। आप चाहे कहीं पर भी किसी के भी साथ पढ़ें, आपको अपनी स्टडी तो अलग से करनी ही पड़ेगी। अगर आप 2 घंटे क्लास ले रहे हो, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी 2 घंटे मान लो अगर आप क्लास ले रहे हो, तो जब तक आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर 4 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपकी तैयारी एक तरीके से वो नहीं हो रही है जो होनी चाहिए एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। मेरे ख्याल से आप मेरी बात यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अब इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में बताते हुए मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगी अपनी तरफ से कि आप लोग इस तरह से अपना स्टडी प्लान बनाइएगा कि आप 2 तरीके से डिवाइड कर लें अपना स्टडी प्लान। एक वो जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं, एक तो आप उसको साथ में लेकर चलें, और दूसरा वो जिसमें आपके डिफरेंट टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं, एक टॉपिक वो पढ़ें। यानी कि एक दिन में चाहे आप 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ें, लेकिन एक सब्जेक्ट वो हो जो आपका कॉमन हो और एक सब्जेक्ट वो हो जो आपका डिफरेंट हो। इससे क्या होगा कि आपके दोनों पेपर की साथ साथ तैयारी होती चलेगी, और आप एक समय के बाद क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ बैचेस भी लाए गए हैं। एक बैच आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर का है और दूसरा बैच आपका एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है। दोनों ही बैचेस जो है वो बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि वो फैकल्टीज जो कि आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, यानी कि यूपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स को ट्रेन करते हैं, वो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं। इंग्लिश दोनों ही बैचेस में आप लोगों को मैं खुद पढ़ाने वाली हूं, तो आप लोगों को इंग्लिश की चिंता तो बिल्कुल भी करनी ही नहीं है। दोनों ही बैचेस के लिए इंग्लिश बेहद खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। अब बात करूं अगर मैं यहां पर कैसे आप इसमें एनरोल करेंगे, तो इसमें होगा क्या, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल डेप्थ में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस देते हुए आप सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। बात करूं अगर मैं इस ईपीएफओ के बैच की, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक थोड़ी सी रियायत आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी कि आप सीधा अगर इस महापैक में ही एनरोल करते हैं तो आपको एक ही साथ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस जहां पर आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, और ढेर सारी टेस्ट सीरीज जहां पर आप खूब टेस्ट लगाएं, और खूब यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा ई बुक्स में, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। और इस महापैक में ना केवल आपका एपीएफसी और ईओ बल्कि एलईओ और साथ ही साथ आपका एएलसी एग्जाम के लिए भी सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आपका पैसा भी बचेगा, बेहतर होगा कि आप सीधा इसी में एनरोल करें। और अगर आज आप इसमें एनरोल करते हैं तो अगर आप 12 महीने का अमाउंट पे करते हैं तो 12 महीने का आप सभी को फ्री एक्सेस मिल जाएगा यूजिंग कोड Y406। आप लोगों को एनरोल करने के लिए जो कोड का इस्तेमाल करना है वो रहेगा आपका Y406। सो Y406 कोड का इस्तेमाल करके सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसमें जुड़ सकते हैं, आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले या सेशन को वाइंड अप करने से पहले आप सभी को बता दूं कि रोज दोपहर 12:45 पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वाव वोकैब के नाम से वोकैबुलरी का एक बहुत खास सेशन लेकर मैं जुड़ती हूं, जो सभी बैंक, इंश्योरेंस और साथ ही साथ आपके एसएससी या इसके अलावा डिफेंस, टीचिंग, यूपीएससी, पीसीएस सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी इंग्लिश को अगर एनहांस करना है, वोकैबुलरी को अगर एनहांस करना है, आप इसमें मेरे साथ जरूर जुड़ें। इट इज वेरी वेरी प्रोडक्टिव सेशन। मात्र 15 मिनट में हम लोग 20 शब्द पढ़ रहे होते हैं, और आप सभी यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, ईपीएफओ वाले बच्चों के लिए इसमें जुड़ना और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर्स में ढेर सारे सिनोनिम्स और बच्चों एंटोनिम्स आप लोगों से पूछे गए हैं आपके पेपर में, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इसी के साथ आप सभी
सभी स्टूडेंट से विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में। आप लोग ऐप से एनरोल कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करें, आप लोग ऐप से एनरोल करें, और मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगी किस तरह से आप लोग वेब से एनरोल कर सकते हैं। एक सेकेंड, व्हाट इज दिस? अड्डा 24/7। ऑलराइट, सो हियर वी आर, ये हम होम पेज पर पहुंच गए हैं। ऐसे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यूपीएससी ईपीएफओ का आपको यहाँ पर टैब दिखाई दे ही रहा होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस तरीके से देखेंगे, ये डबल वैलिडिटी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आज ही रहेगा या हद से हद रात 12 बजे तक रहेगा, ठीक है। आप इसको 12 बजे के पहले पहले ही एनरोल जरूर कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप महापैक में एनरोल करें, लेकिन एनरोल करने से पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पर बाय नाउ लिखा गया है, इस बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर एंटर कूपन कोड जहां पर लिखा गया है वहां पर जाकर आपको एक कूपन कोड लगा देना है। और आपका जो कूपन कोड रहेगा वो रहेगा क्या बच्चों, एक सेकेंड, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैट नंबरिंग, Y406। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे देयर विल सी द डिफरेंस इन द अमाउंट। आपको मतलब इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं पे करना। आई हैव ऑलरेडी BMP, इज इट यूजफुल डियर मैम? बैंक महापैक इज यूजफुल फॉर बैंक एग्जाम्स, हियर यू हैव टू एनरोल इन द अदर वन। आई हैव टू आस्क मैम कि क्यों नहीं सेशन चल रहा है फिलहाल। लेट मी वाइंड अप द सेशन, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, राइट। नहीं अक्षता, यहाँ पर इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत आसान है, जो आपके बैंक का सिलेबस है उससे बहुत आसान है, बहुत बहुत ईजी है, ठीक है, राइट। मैं एक बार मैम से पूछकर अभी बताती हूँ आप लोगों को कि क्यों नहीं मैम का सेशन अभी शुरू हुआ है, ठीक है। ख्याल रखें अपना, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।